नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो शायद सबसे बड़ी खबर हो ईरान के युद्ध में रूस की एंट्री। रूस की एंट्री अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब इसकी चर्चा होने लगी है कि क्या पुतिन ने संकेत कर दिया है कि आगे अमेरिका के सामने ईरान के साथ रूस खुलकर युद्ध में नजर आएगा। ये कोई अटकलबाजी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड ग्राउंड है। डूम्सडे एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है रसिया का, उसको दुनिया भर में डूम्सडे एयरक्राफ्ट कहा जाता है। डूम्सडे आप सर्च करेंगे या जो लोग भी जानते होंगे, खासकर अगर क्रिश्चियनिटी को समझते होंगे, डूम्सडे कहा जाता है प्रलय का दिन, मतलब अंत, दुनिया का अंत जिस दिन हो, और जजमेंट डे, दुनिया का अंत के बाद जब ईश्वर गॉड जब इंसाफ करेगा, जजमेंट करेगा। इसलिए उस एयरक्राफ्ट को डूम्सडे एयरक्राफ्ट कहा जाता है, यानी प्रलयकारी एयरक्राफ्ट जो प्रलय ला देगा। डूम्सडे एयरक्राफ्ट को ईरान भेज दिया है रूस ने, और भेज दिया है मतलब कोई वो नहीं, उसमें जो इंटरनेशनल तमाम एविएशन में नजर रखते हैं ना, ट्रैकिंग करते हैं, वहां से रिपोर्ट आ गई कि डूम्सडे एयरक्राफ्ट को रूस ने तेहरान में उतार दिया है। इसकी अभी पूरी खूबी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अब शुरू में हाईलाइट अगर समझें तो ये उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। आईआरजीसी, जब अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चर्चा हो रही है ना, कि अब युद्ध इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में जा चुका है दुनिया भर में, और अमेरिका जब हमले बढ़ाएगा तो वो अभी भी क्या टारगेट कर रहा है, वो चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे केस्मदीप हो, चाहे बुशहर हो, वो बार बार यही बता रहा है सेंट्रल कमांड अमेरिका का कि ईरान के रडार और कम्युनिकेशन को हिट कर रहा है। ये डूम्सडे एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, यानी ये हवा में उड़ रहा होगा और बहुत ही सुरक्षित है। तो जो कंट्रोल एंड कमांड है, आप मतलब अमेरिका, ट्रंप ईरान के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को नष्ट नहीं कर पाएगा। ये युद्ध भयावह हो जाएगा। जिस महायुद्ध और विश्व युद्ध की हम चर्चा कर रहे थे 3-4 दिन से, नॉर्मली मैं मतलब एक वादा कर सकता हूं, और हम भाऊ दोनों इस बात को करते हैं कि हम बहुत सनसनी उनसनी फैलाने में नहीं, यहाँ थंबनेल बहुत थोड़ा कड़क हो जाता है, लेकिन सनसनी नहीं फैलाते। हम बार बार महायुद्ध विश्व युद्ध की तरफ जो कर रहे थे, आज इस खबर ने उस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। और बड़ा कदम सिर्फ ये नहीं, दूसरी तरफ ईरान के अखबार में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये टारगेट के रूप में फोटो लगा करके चिन्हित कर दिए गए। तो ये पूरी खबर दुनिया के लिए बड़ी सनसनीखेज है और चिंताजनक है। और रूस की एंट्री हो गई तो आप चीन की एंट्री को रत्ती भर भी मत सोचिए, संदेह रखिए कि वो दूर होगी एंट्री। फिर चीन की एंट्री हो जाएगी। रूस, चीन और ईरान की एंट्री अगर एक साथ हो गई, एक युद्ध में आ गए, तो फिर विश्व युद्ध, आपने 2 विश्व युद्ध जो पिछले देखे हैं उससे ज्यादा भयावहता आ सकती है। हम अभी भी यही प्रार्थना करेंगे कि न हो तो बेहतर है। कौन चाहेगा कि पूरे मानवता का विनाश हो जाए? कौन चाहे? भाव को ले आइए, फिर मैं खबरों पर आता हूं, एक एक करके खबर आपको दिखाता हूं। स्वागत है भाव। लो भैया, हेडलाइन लो। ईरान युद्ध में रूस की एंट्री, पुतिन ने भेजा प्रलयकारी TU-214 PU विमान, हवा में करता है काम तमाम। इस हेडलाइन को आप जरा भी बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ मत मानिएगा। आगे चलिए खबर के भीतर। और सिर्फ यहां से नहीं, मैं इसके अलावा भी जो इसको आप सर्च करेंगे, जो मैं वो निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा इसमें। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देर से ही सही, ईरान युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है। ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने प्रलयकारी विमान को तेहरान भेज दिया है। रूस ने ईरान को अपना सबसे सुरक्षित एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट भेज दिया है। सबसे सेफ है ये दुनिया में, मतलब इसकी बड़ी होती है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर एलीट TU-214 PU विमान तेहरान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार
ट्रुपोलेव डिजाइन ब्यूरो का यह खास वेरिएंट सामान्य यात्री विमान TU-214 का संशोधित रूप है, जो रूस के लिए उड़ता हुआ कमांड पोस्ट का काम करता है। मास्को तेहरान के बीच इस तैनाती को क्रेमलिन द्वारा ईरान को मजबूत समर्थन का संकेत माना जा रहा है। चेंज कर दीजिए। TU-214 रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के लिए उड़ता हुआ मोबाइल कमांड पोस्ट है। ये क्रेमलिन के लिए वो है। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षित संचार प्रणाली, एनक्रिप्टेड लिंक्स, एनक्रिप्टेड मतलब जो दोनों एंड पे जो लोग हैं वही उसको पढ़ पाएंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और परमाणु हमले या बड़े युद्ध में भी काम करने वाली रिडंडेंट सिस्टम लगे हैं। मतलब न्यूक्लियर वॉर तक की स्थिति की तैयारी इसमें है। विमान को किसी भी मौसम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और भारी खतरे के माहौल में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो शक्तिशाली एवियार्ड विगेटल PS-98 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो 850 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 6500 से 7000 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। 7000 किलोमीटर की रेंज है वन टाइम, एक बार जो है जब इसकी रिफ्यूलिंग हो जाती है। विमान को रूसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है, जिसकी जिम्मेदारी बड़े राष्ट्रीय आपातकाल में, ये इमरजेंसी भी नॉर्मल नहीं, बड़े आपातकाल में रूस के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं को स्थानांतरित करना है। यह विमान 1989 में पहली बार उड़ा था और 90 के दशक में व्यावसायिक सेवा में शामिल हुआ। बाद में इसे विशेष रूप से राष्ट्रपति और उच्च कमांड के लिए अपग्रेड किया गया। ये विमान नॉर्मल उसमें नहीं है, ये पुतिन के लिए या उच्च कमांड के लिए। रूस और ईरान के बीच पिछले कई वर्षों से सैन्य, तकनीकी और खुफिया सहयोग बढ़ता रहा है। दोनों देश यूक्रेन युद्ध, सीरिया संकट और अब पश्चिम एशिया में एक दूसरे के करीबी सहयोगी बने हुए हैं। TU-214 की तैनाती को विशेषज्ञ रूस ईरान के बीच हाई लेवल की सीधी बातचीत, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त इमरजेंसी प्लानिंग का हिस्सा मान रहे हैं। वहीं जानकारों का अनुमान है कि यह विमान ईरानी हाई कमांड को अमेरिकी हमलों के दौरान सुरक्षित कमांड और कंट्रोल प्रदान कर सकता है। साथ ही यह मॉस्को का स्पष्ट संदेश है कि वह तेहरान को अकेला नहीं छोड़ेगा और हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। ये अकेले खबर 1 घंटा के डिबेट की है। आगे मैं आपको और दिखा दूं। ये हो गया न्यूज की। न्यूज की मान लिया आप कहीं से कुछ भी किसी ने सनसनी के छाप दिया। मैं इस विमान की खूबी आप देख लीजिए, इस विमान की खूबी। और इतने नहीं, आप जाएंगे तो पाएंगे, ये तो सामने मैं बता दूं, द ट्रुपोलेव TU-214 PU is an elite, highly secure airborne command post and strategic control aircraft used by Russia's top government and military leadership, often referred to as a doomsday aircraft. मैंने बताया था डूम्सडे, इसको रोक दो वहां पर, मैं दूसरे जगह, हाँ, यहाँ ऑफन रेफर्ड टू एज ए डूम्सडे एयरक्राफ्ट। It is equipped with sophisticated satellite communication system that allows senior Russian officials to direct military and government operations while in flight. Development as a modified variant of the standard Tupolev Tu-214 passenger jet, the aircraft features several distinct capabilities: avionics and comm systems. The aircraft is outfitted with the SBUS 214 onboard communication suite, which secures classified data links and command centers. Performance: powered by two Aviad Vigitel PS-98 turbofan engine, it has a flight range exceeding 7,000 kilometers. Operational deployments: because of its strategic importance, it has been deployed for high-profile diplomatic summits and used as a command post during geopolitical crisis. हटा दो, अब सारा हटा दो। अब यही भाव पास चलेंगे, हम सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट तो अखबार वाला वो मसला है जो ईरान में चल रहा है, उसमें ये देखना है कि उसमें सरकार की मंशा क्या है। लेकिन ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।
मुझे लगता है कि ये जो सेकंड फेज भाऊ आया है, 4 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, इन 4 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, ये पड़ाव, जो पड़ाव अभी आया है। अब तक 28 फरवरी से अब तक कहीं पर भी रसिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। आप म्यूट है भाऊ, म्यूट हो। देखिए आशीष जी, जब इजराइल ने बम्बार्डिंग की उस लाइफलाइन पे, रेलवे की, जो रेलवे सीधा चीन को कनेक्ट करता है ईरान से, उस दिन से ही हमने कहा था कि ये कहीं अब इन लोगों के लिए आप एंट्री पॉइंट दे रहे हो। रशिया के साथ भी, अच्छा रशिया सप्लाई करे तो आप रशिया को कुछ नहीं कह सकते। यूक्रेन को आप सारी मदद कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, तो रशिया ईरान के खिलाफ मदद करे तो आप किस मुंह से कहेंगे कि आप मदद ना करें? तो रशिया का ये विमान भेजना, ये सीधा संकेत है कि यदि इसमें तनाव बढ़ता है और यहां युद्ध और भीषण भी जाता है, तो रशिया पूर्ण रूप से पीछे खड़े रहेगा। हालांकि रशिया 2 फ्रंट पे लड़ रहा है, ऑलरेडी एक फ्रंट रशिया का बहुत बिजी है। इसके बावजूद ऐसी स्थिति में जहां रशिया यूक्रेन का युद्ध से रशिया को भी बहुत परेशानी हुई, पहली बार पुतिन ने माना है कि रशिया में तकलीफ है। ऐसी स्थिति में यदि वो ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो आप इसकी भीषणता समझिए। इसके बावजूद वो ईरान को अपना प्लेन भेजता है, और वो प्लेन जो कमांड के रूप में काम करेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि ये 1 सप्ताह का बात होगी कि ये सीधा सीधा आप इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा, सीधा सीधा। रशिया यदि इंटरफेयर करता है तो फिर यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? अमेरिका साथ देगा? नाटो क्या करेगा? अमेरिका का साथ देगा? यदि यूरोपियन यूनियन या नाटो भी अमेरिका के साथ आ गया, तो फिर यहाँ पे चीन, नॉर्थ जो अपना कोरिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान मजबूरी में आएगा, वो ईरान का साथ देगा इजराइल के खिलाफ। अफगानिस्तान क्या करेगा? कई चीजें हैं इसमें, मार रशिया भी, इसमें मार जापान भी खाएगा, क्योंकि जापान अलग थलग पड़ा है। जापान को कितना बचा पाएगा अमेरिका? इसमें ताइवान भी मार खाएगा। ताइवान को कितना बचा पाएगा अमेरिका? ताइवान तो जब चाहे चीन। तो अभी तो साउथ कोरिया कितना बचा पाएगा अमेरिका, जब अमेरिका खुद को ही नहीं बचा पा रहा है अभी। हम बार बार कह रहे थे कि इसकी भीषणता कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके नहीं जाए, और रशिया को भी रीजन है एंट्री करने का, और चीन को भी। चीन की जो रेलवे लाइन थी आपने वो तोड़ दी, चीन इंटरवेंट कर सकता है। और जो ऊर्जा प्लांट है वहां पे, वो रशिया मैनेज कर रहे हैं, थर्मल पावर, जो अपना एटॉमिक रोज बुसहर का जो भले ही जर्मनी ने बनाया हो, उसको रशिया मेंटेन कर रहे हैं उसको। तो ये पागलपन कहां लेके जाएगा? हम बार बार कहते हैं कि ये, क्योंकि तीसरा युद्ध होगा वो सेकंड और फर्स्ट युद्ध जैसा नहीं होगा, ये बहुत भीषण होगा आशीष जी, मानवता के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि फ्रीली एटॉमिक वेपन्स का यूज होगा फिर। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका पहली बार अटैक का मजा चखेगा। अभी तो अमेरिका बहुत दूर आके लड़ रहा है, जब ये लड़ाई अमेरिका के तट पे पहुंच जाएगी, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल इजी बना देता है कि अब आप कितने दूर हो, जहाज जाने में कितना टाइम लगेगा ये नहीं है। इधर बटन दबाया, आधे घंटे में तबाही है, 20 मिनट में तबाही है। सुपरसोनिक है, साउंड वेव से भी ज्यादा। मतलब अमेरिका, यदि आप टेलीफोन पे बात करोगे, जितना डिले होता होगा उतनी उस स्पीड से जाएगा। क्या करेंगे? चीन के तो जद में अमेरिका का एक हिस्सा है,
पूरा का चीन पूरा में अमेरिका है। आशीष जी कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के जद में है। हाँ, नॉर्थ कोरिया की जद में पूरा अमेरिका का हिस्सा है। तो अच्छा, एक एक मतलब हाइपोथेटिकल, हालांकि पता नहीं आजकल हाइपोथेटिकल चीजें भी सही साबित होने लगी हैं, ना सही हो तो ठीक है। एक, हाँ, एक हाइपोथेटिकल ये भेज दिया जो है, डूम्सडे एयरक्राफ्ट भेज दिया रसिया ने। अब ये अगर कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, देखिए अमेरिका को तो फिर भी मान लीजिए, अमेरिका इस बात को कितना भी, वो लोग सनकी कहते हैं, सनकी नहीं, मैं कहता हूँ डरपोक और सातिर आदमी है ट्रंप, सनकी उनकी नहीं, डरपोक और सातिर है। उसको ये पता है कि ये रसिया का डूम्सडे एयरक्राफ्ट है, इस पे अटैक नहीं, कहीं इस पे कोई मिसाइल या कुछ प्रोजेक्टाइल नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा उसका दोस्त है, वो ऐसे ही मौकों की तलाश करता है, वो इतना वो खुराफाती है, वो बेसिकली वो नरसंहार का चाहता एक्सपर्ट है है। नाटो इस युद्ध में उतरे। हम्म तो अगर इस डूम्सडे एयरक्राफ्ट पर बाई चांस अमेरिका के जाने में या अनजाने में इजराइल ही सही इस डूम्सडे एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया, फिर तो मैं इस हम जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर या महायुद्ध की बात कर मैं रहे वही हैं कह उस रहा हूँ, दिन तो इजराइल, आशीष जी इजराइल ही हिट करेगा। हम्म, इजराइली हिट करेगा। चीन की रेलवे लाइन उड़ाने के बाद बाकायदा अमेरिका और इजराइल में तू मैं की बात हो गई इसको लेकर। हम्म, और ये ये चाहता है कि ये युद्ध बढ़े। हाँ, ये वहां नाटो को इसमें इलेक्शन इन्वॉल्व करना चाहता है। वहां इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। मैं एक और खबर बता दूं, तारीख भी आ गई, एग्जैक्ट अक्टूबर में 27 तारीख आ गई। अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, अब वो तो रुक नहीं सकता। 27 के पहले उसको कुछ बड़ा करना है वहां। हाँ, आजकल कई देश में ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ बड़ा करते हैं, बस अरे फर्क है कुछ उसमें अपने देश में कर लेते हैं, कुछ दूसरे देश में करते हैं। बस कुछ अपने बस देश में ही फर्क कर लेते इतना है, हैं, दूसरे देश कुछ में कर अपने ही लेते देश में कर लेते हैं कुछ बड़ा। हैं। हाँ हाँ, उनको बताना होता है कि हम पे हमला हुआ और हमने रिटेलिएट किया। हाँ, भाई तो नवाब मलिक साहब ने बोल ही दिया था ना, हाँ, राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें तो बोल ही दिया था पुलवामा को लेकर, कई सवाल उठे। चलिए इस डूम्सडे एयरक्राफ्ट पर तो हम आगे और भी डिटेल निकालेंगे, और ये अभी जाके तेहरान पहुंचने के बाद किस भूमिका में नजर आता है ये देखना होगा। क्योंकि अगर आईआरजीसी इसका पूरा इस्तेमाल करने लगा तो ये नहीं युद्ध की करेगा, भयावहता आशीष बढ़ जी जाएगी, क्यों और नहीं करेगा, करेगा। ऑब्वियस सी बात है, करेगा। हाँ, बिल्कुल, इसके बाद बहुत बढ़िया हथियार मिल गया, वो बिल्कुल यूज करेगा। हाँ, करेगा बिल्कुल, करना भी चाहिए, क्यों ना करे। खैर, आगे जरा हम चलते हैं, जो ईरान के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं। कल हमने बताया था, उस खबर को सबसे पहले ही चर्चा किया था, लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम वो हाँ सांसद जो, देखिए फर्क यही होता है, वो किसका ज्यादा विरोधी था, आज ये फैसला करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चर्चा में बता दूं, वो ईरान से ज्यादा नफरत करता था या भारत से ज्यादा नफरत करता था लिंडसे ग्राहम, ये तय नहीं किया जा सकता। भारत पर 500% टैरिफ लगाना, भारत को गालियां देना, ये लिंडसे ग्राहम का रोज का रूटीन था, तभी उसका खाना हजम होता था। हाँ लेकिन लेकिन भारत कभी भी उस पर जवाब भी देने के लिए सामने नहीं आया। यहां तक कि लिंडसे ग्राहम वही है, मैं लोगों को याद दिला दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर के एयरफोर्स वन में जो एयरक्राफ्ट है ट्रंप का, उसमें ट्रंप के बगल में खड़े होकर उसने कहा था कि अमेरिका में भारत का राजदूत मुझे डिनर पे बुला करके सिफारिश कर रहा था कि आप अपने राष्ट्रपति को बोल दीजिए जरा कुछ हम पर मेहरबानी कर दें, कुछ मोदी जी का संदेश थोड़ा सा हम पर जो है दया कर दें, कृपा कर दें। ये वही लिंडसे ग्राहम। लेकिन हमारे देश ने कभी जवाब भी नहीं दिया कि नहीं, लिंडसे ग्राहम कौन, हम उससे क्यों करेंगे, मिलेंगे, कुछ नहीं कभी किया। नहीं, अमेरिका ये से तो लिंडसे कुत्ता भी भौंकता, अमेरिका से कुत्ता भी जोर से भौंक दे तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं देते हैं। वही लिंडसे ग्राहम है जो ईरान से भी नफरत करता था। अब यहाँ कॉमन है मामला, ईरान से भी नफरत करता था, और लिंडसे ग्राहम कई बार बोल चुका था कि ईरान पर परमाणु अटैक कर दो, परमाणु बम गिरा दो। वो मतलब तो परमाणु के ट्रंप, लिए, वो परमाणु के लिए उसका रहा था बार बार। हाँ, ट्रंप जितना कदम आगे बढ़ाता था, इकलौता अमेरिका का इकलौता सांसद था, वो कहता था एक कदम और बढ़ाओ और मारो इसको, इस टाइप का था। लिंडसे ग्राहम के मरने के बाद
वहां अखबारों में फोटो लगी क्रॉस लगा करके। उसके बाद दुनिया में कुछ लोग तो ये चर्चा करने लगे कि कहीं ईरान का तो हाथ नहीं है इसमें, ये भी चर्चा होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं कुछ तो नहीं, वो तो क्रॉस लगाया। वृद्धावस्था में गया। हम्म, तो क्रॉस लगा दिया। उसके बाद ईरान के एक अखबार ने जारी किया है फोटो 13 बड़े राजनेता। लाइए जरा खबर हेडलाइन लाइए। ईरान की किल लिस्ट में कौन कौन? पहले नंबर पर ट्रंप का नाम नहीं तो फिर कौन? हालांकि सस्पेंस बना रहे हैं, पहले नंबर पर नेतन्याहू है। ट्रंप को तो हमें आज भी ईरान कहता है, और ट्रंप को नहीं कहता, अमेरिकी लोगों को कहता है कि आप अपने राष्ट्रपति को समझाओ कि दूर रहे। हमारा ईरान आपसे की कोई हिट लेना लिस्ट, देना नहीं। हाँ, ईरान बार बार कहता है कि हमारी लड़ाई अमेरिका से है ही नहीं। हाँ नहीं है, अमेरिका की जनता से तो कतई कोई बैर नहीं है। ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप से मेलोनी तक इन नेताओं के नाम। ईरानी मीडिया ने छापी मोस्ट वांटेड नेताओं की सूची। आगे चलिए। ईरान ने लिंडसे को मारा? क्वेश्चन मार्क। ट्रंप के करीबी की मौत के तुरंत बाद जारी की डरावनी फोटो। अगला टारगेट कौन? ये वही है जो दुनिया भर में चर्चा होने लगी, वो क्रॉस वाले पर। आगे चलिए। अचानक मौत आएगी? ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप के साथ मेलोनी मैक्रो भी अखबार में छपी फोटोज। हालांकि ये आईआरजीसी, ईरान की सरकार, उनके तरफ से कुछ नहीं है, ईरान के अखबार ने छापा है। आईआरजीसी नॉर्मली जो करती है वो खुद अलग से करती है, लेकिन नहीं, ईरान वो तो में उनके जो अलग। पब्लिक सेंटिमेंट है, उस पब्लिक उनका तो सेंटिमेंट को जोड़ती खबर है ये। भैया पब्लिक सेंटिमेंट तो वो ट्रंप ट्रम्प करके तो वो बाकायदा पोस्टर लेके चले थे। है। हाँ हाँ, तो मैं इसलिए भी इस खबर को लाया कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ईरान सरकार की हिट लिस्ट जारी हुई है, ये फर्जी है। ईरान की सरकार और आईआरजीसी की कोई नहीं। आईआरजीसी तो गिनती करके नाम लिख के बता देती है, ये 5 है, इनको मारेंगे या हमला करेंगे। लाओ जरा खबर के भीतर चलिए, जरा खबर के भीतर आइए। नाम वगैरह तो कम से कम अखबार जो वहां पे लिख रहा है कौन सा अखबार है। ईरान के प्रमुख अखबार हम सहरी ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष अमेरिकी, इजरायली और यूरोपीय अधिकारियों की तस्वीरों का एक बड़ा ग्राफिक छापा है। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन दी, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। हम शहरी अखबार के छापे गए इस ग्राफिक में दुनिया के 13 बड़े राजनीतिक और सैन्य नेताओं को निशाना बनाया गया है। अखबार ने इन सभी नेताओं को पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामिनेई की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये खामिनेई साहब की हत्या के लिए इनको बताया गया जिम्मेदार। अखबार में छपी ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी शामिल हैं। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर को जेल की वर्दी में दिखाया गया है। इसमें खास बात है कि इसमें यूरोप के कुछ नेताओं का भी नाम है, जिक्र है, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को भी शामिल किया गया है। चलिए, मौत के सौदागर की मौत। वहीं एक ईरान के दूसरे प्रमुख समाचार पत्र वतन ए इमरोज ने 13 जुलाई के अपने मेन पेज पर सीनेटर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में फारसी हेडलाइन छापी है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने लिंडसे ग्राहम को ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीतियों और प्रतिबंधों का एक मुख्य पैरोकार और समर्थक बताया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहम की मौत एक अचानक हुई बीमारी के कारण हुई है। इस पेज पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी और जारी युद्ध को लेकर कई एडिटोरियल भी छापे गए हैं। दूसरी ओर ईरान की एक और प्रभावशाली दैनिक अखबार कैहान ने अपनी लीड हेडलाइन में लिखा है, ईरान ने अपने लक्ष्य हासिल किए, युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। कैहान ने अमेरिका पर अपने वादों और समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में बढ़ते तनाव को जायज ठहराया है। ये ईरान के 3 अलग अलग अखबार, सिर्फ टारगेट नहीं, उसमें देखिए लिंडसे ग्राहम में लिखा भी कि अचानक हुई बीमारी, अचानक बीमारी से मौत हुई है। भाऊ, इसको हालांकि बहुत जगहों पर जो ईरान विरोधी नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, इसको कह रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट है, लेकिन मैं पहले यही खारिज करना चाहता हूं कि ईरान की हिट लिस्ट नहीं है। देखिए, आईआरजीसी कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी इटली ने जहाज रोके जो इजराइल को माल जा रहा था।
इसी इटली ने वहां उड़ने की परमिशन नहीं दी हम्म, अमेरिका को, उसने अमेरिका से दुश्मनी ली। तो ये नाम शुद्ध रूप से जो है आशीष जी, ये वहां के अखबारों का, वहां पे भी बहुत सारे हवाबाज होंगे ना, तो उसने नाम लिख दिए कि हाँ, भाई देखो मेजर नाम तो कॉमन ही है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कमांडर, ये नाम। उधर नेतन्याहू, नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर, नेतन्याहू की ये राजदूत, ये सारे नाम कोई 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 रॉकेट साइंस नहीं है, हम्म, ये कोई भी। और चार नाम ये भी जोड़ दिए। अब यूके ने कभी क्या, यूके ने साथ दिया होगा? यूके ने तो अपनी जहाज भेजे और वापस बुलवा लिए थे। हम्म, जर्मनी ने कौन सा साथ दिया इनको? इन पूरे देशों ने तो अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। अमेरिका इसी तो दुख है, क्योंकि ये सिर्फ ये दो देश ही नहीं, बाकी करके वो भी दिए। फिर आपने तो जो जितने भी खाड़ी के 5 देश है जहाँ मिलिट्री बेस है, उनके भी नाम छाप देने चाहिए थे। भाई अमेरिका के बेसिस उसी में है ना, यूएई से लेके तमाम जगह पे जहां से मिसाइल डाली जा रही है, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष के नाम होने चाहिए थे। मीडिया ये की भूमिका पर यहाँ पे जरूर हम कहेंगे एक बात कि मीडिया की भूमिका, आईआरजीसी जो कर रहा है वो एथिकल कर रहा है और अपने युद्ध रणनीति के हिसाब से, लेकिन मीडिया के कई बार जो है ना रोल, यहाँ पर मैं ईरान की मीडिया की भूमिका से बहुत मीडिया, सहमत नहीं हूँ भाऊ। नहीं नहीं, ये मीडिया क्या करेगी? वहां लोग बार बार किल ट्रम्प कह रहे, तो उनने लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट हाँ, जारी करके उतना ही पेपर का सेल हो जाएगा, टीआरपी के खेल है ये। हाँ, हाँ, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से, आईआरजीसी तो बाकायदा बता के करती है ना। आईआरजीसी तो बार बार कहती है कि अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम दुश्मनी है ही नहीं अमेरिका से हमारी। सवाल यह है कि अमेरिका इजराइल को क्यों साथ दे रहा है? अमेरिका हम पे हमलावर है, हम जवाब दे रहे हैं, उनका बार बार ये कहना है। अमेरिका हमला बंद कर दे, हम जवाब देना बंद कर देंगे। हम्म, तो ये लोकल अखबारों का फ्लेवर है टीआरपी के लिए। हाँ, ये जो जन भावनाएं अभी है उसको हवा देने के लिए उन्होंने एग्जैक्टली नाम उसको दे कैश कर दिया। रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं उसको बस। जैसे हमारे यहाँ नहीं कि हमारे चैनलों ने जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो लाहौर में और कराची में फौजें घुसा दी थी और मुनीर को भी अरेस्ट कर लिया था। चित्रा त्रिपाठी ने अभी अभी खबर आई, मुनीर को अरेस्ट कर लिया, मुनीर को अरेस्ट कर लिया, मुनीर को अरेस्ट कर लिया। पता पड़ा कोई मुनीर मुनीर चाय वाला अरेस्ट होगा हुआ कोई। था और शहबाज शहबाज तहखाने में था और ऊपर तहखाने पे भारत की फौज खड़ी हो गई थी। फौज भी खड़ी थी। अब बताओ, हाँ, ऐसे हाँ, भी ये, क्योंकि जनमानस को हवा देने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं लोग। लोग एक दूसरे को, अरे देखो वो क्या कह रहा है एबीपी, तुरंत लोग देख रहे हो, अरे बाप रे कब मुनीर को कर दिया, मुनीर को कर दिया। यही होता ना हवाबाजी। और हमारे पूरे देश का तो ऑपरेशन दुर्भाग्य सिंदूर वो में हमने है। बार बार कहा था, ऑपरेशन हम्म, सिंदूर में आशीष जी ने बिल्कुल एक स्टैंड लिया था, हम सिर्फ वही मानेंगे जो भारतीय सेनाएं, जो हाँ, हमारे स्पोक्स पर्सन है, एक हमारी देश की बहादुर लड़कियां थी, दोनों बहनें थी हमारी, वो आती थी, भले ही उनको आतंकियों की बहन कहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक, और वो अभी भी मंत्रिमंडल में है, बीजेपी का वो दोहरा तो चरित्र भी दिखता है सामने, इस लेकिन देश के हमने हमेशा कलंक। उनको माना है। हमेशा हमने वही कहा कि जो हमारी फौज बताएगी हम उसी को मानेंगे। जबरदस्ती हम कराची से लेके अफगानिस्तान तक मत नहीं ले जाएंगे फौजों को। हम्म, लेकिन एक बात आखिर में ध्यान रखिएगा कि इन अखबारों को आईआरएन ने या आईआईबी ने ट्वीट नहीं किया है। भारत में ऐसे फर्जी खबरों को कराची पर कब्जा, उसको भारत का मंत्री किरण रिजिजू ट्वीट कर दिया था। तो ये फर्क हाँ है। हाँ। और हाँ, और इस पूरे कार्यक्रम का नहीं पहला हिस्सा उस पर नजर रखिएगा, रूस का एयरक्राफ्ट, उस पर नहीं, नजर रूस के रखिए। एयरक्राफ्ट की शुरुआत है आशीष जी, खोल के दिया है, हाँ, छुपा छुपा ही। वो इसके पहले छुप छुप के तो कई चीजें दी है, ये खुल के हस्तांतरण हुआ है, इसका मतलब हम है, ये मैसेज है दुनिया को, ईरान अकेला नहीं है। इस पर नजर हम भी रख रहे हैं, आप लोग रखिए, बाकी जो अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, ये बहुत बहुत जो धन्यवाद। डेवलपमेंट है ये ईरान के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जो दुनिया विश्व के लिए युद्ध अच्छी नहीं। नहीं चाहते हमारे जैसे लोग, हाँ, हाँ, उनके लिए चिंता का विषय है। दुनिया के लिए नहीं।